चिकित्सा विभाग के निर्देश पर एयरपोर्ट अथॉरिटी आज से जांच करवाएगी। चिकित्सा विभाग के ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर धनेश्वर शर्मा ने बताया कि 25 अक्टूबर तक जयपुर पर आने वाली सभी इंटरनेशनल यात्रियों की आरटी-पीसीआर जांच करवाई जा रही थी, लेकिन 25 अक्टूबर से जांच नहीं हो रही थी। लेकिन अब नई गाइडलाइन के तहत जयपुर आने वाले कुल यात्रियों में से 5% यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग के जरिए जांच होगी। वहीं यूके, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे से आने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इन देशों से आने वाले सभी यात्रियों की जांच करवाने के निर्देश की पालना की जा रही है। कंट्रीज एट रिस्क में 9 कंट्रीज के नाम इन्होंने दिए हैं। कंट्रीज इन यूरोप इंक्लूडिंग द यूके, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड एंड जिम्बाब्वे। इन लोगों को अपने विशेष तौर से चेक करना है और उनको विशेष हिदायत अपने को इनकी देनी है। ये भी 1 तारीख से जो शुरू हुआ ना, इसमें क्या होगा? उनको क्वारंटीन करेंगे, क्या होगा? उनका आरटी-पीसीआर करेंगे सबका, उस कंट्री से आने वालों का सबका, और उन सबको अगर कोई ऐसा लगेगा तो उनको क्वारंटीन करा देंगे। अगर कोई साइन एंड सिम्टम नजर आते हैं तो उनको बोलेंगे कि विशेष एहतियात बरतें, और जो गाइडलाइन है कोरोना की वो तो फॉलो करनी है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामले को लेकर राज्य सरकार सतर्क है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान खोलने और शादी विवाह जैसे आयोजनों पर पाबंदियां हटाने की वजह से केसेस में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन का लक्ष्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। वहीं चिकित्सा मंत्री ने कहा कि जिन भी लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई उन सभी को सरकार द्वारा घोषित पैकेज मिलेगा। इसके लिए सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर पैकेज से संबंधित कोई भी मामला राजस्थान में पेंडिंग नहीं रहेगा। उधर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने भी कहा कि स्कूलों में मिले कोरोना केसेस की वजह से एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। स्कूलों को इस एडवाइजरी को मानना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो स्कूल पालना नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना में ब्रेक होने के बाद वापस कुछ केसेज आए, उसका कारण है जो स्कूलें खोलना, हॉस्टल्स को चालू करना, शादी ब्याह पे पूरी तरह छूट देना, जो भी आयोजन है उनको कंप्लीट ओपन करना, और आवागमन, ट्रेन, रेलवे सब, उसके कारण कुछ केसेज हॉस्टल्स में बच्चों के बढ़े हैं। जो भी हमारे विभाग से जानकारी थी वो दी गई, तो उन्होंने फिर चिकित्सा विभाग और गृह विभाग दोनों को ये जिम्मेदारी दी कि वो पूरी कलेक्टरों के से जानकारी प्राप्त कर एडवाइजरी जारी करें। एडवाइजरी जारी हो चुकी है। उसमें मुख्य रूप से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की क्लासेज जारी रहेगी। जो अभिभावक ऑफलाइन पढ़ाना चाहें वो ऑफलाइन क्लासेज में भेज दें, और जो ऑनलाइन पढ़ना चाहें वो ऑनलाइन क्लासेज में जाकर पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ स्कूलों को खास तौर से ये हिदायत दी गई है कि वहाँ पे कोरोना का कोई भी पेशेंट यदि मिलता है तो स्कूल को 14 दिन। कोरोना की नई मुसीबत की आहट के बीच मरुधरा में सतर्कता बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। देखिए डूंगरपुर, सीकर और बाड़मेर में तीसरी लहर के खौफ में बढ़ती सतर्कता पर यह खास रिपोर्ट। प्रदेश के कई जिलों में संक्रमितों के केस वापस सामने आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के संकेत मिलने के बाद डूंगरपुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। संभावित तीसरी लहर में ऑक्सीजन की कोई कमी ना रहे, इसे देखते हुए बड़े स्तर पर काम किया गया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 नए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए गए हैं। इनकी क्षमता 3000 एलपीएम ऑक्सीजन जनरेशन की है। वहीं जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण क्षेत्र की पीएचसी तक ऑक्सीजन बेड की भी व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन प्लांट्स की अभी हमारे पास कोई कमी, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। ऑक्सीजन के प्लांट पूर्व में हमारे यहाँ पर केवल 2 ही थे, और इस वक्त हमारे जिले के अंदर हमने 7 प्लांट लगा लिए हैं। तो ऑक्सीजन की किसी भी प्रकार की किसी भी मरीज को कमी नहीं आएगी। इसके अतिरिक्त हमने एक 100 कंसंट्रेटर का एक ऑक्सीजन बैंक बनाया है, जिसमें मरीज को जो कि सामान्य लक्षणों से ग्रसित है तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो वो हमारे नियमानुसार न्यूनतम एक सिक्योरिटी जमा करके और वो अपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर घर पे ले जा सकते हैं। इधर कोरोना की तीसरी लहर और नए वेरिएंट को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना सैंपलिंग बढ़ा दी है। प्रत्येक सीएचसी और पीएचसी को
सैंपलिंग का टारगेट दिया गया है। सर, अभी जो संभावित तीसरी लहर है कोविड की, उसके तहत हमने कई स्तरों पर तैयारियां शुरू की हैं, जिसके अंदर हमने अपना टीकाकरण बढ़ाया है। टीकाकरण के जो वंचित लोग थे उनको घर घर जा करके घर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत हम टीकाकृत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने सैंपलिंग बढ़ा दी है, रैंडम सैंपलिंग बढ़ा दी है। ओपीडी के अंदर जो सामान्य सर्दी जुकाम के लक्षण से मरीज आ रहे हैं उनकी सैंपलिंग हम करवा रहे हैं। अभी हमारी एवरेज सैंपलिंग पहले 1 माह पहले जो हम सैंपल कर रहे थे उससे करीब 500% तक हमने इसकी सैंपलिंग 600% तक हमारी सैंपलिंग बढ़ चुकी है। वहीं सीकर भी कोरोना से जंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन सीकर जिले में सिर्फ 54% लोगों को ही वैक्सीन की दूसरी डोज लगाना बड़ी समस्या है। हालांकि पहले डोज के मामले में सीकर जिला प्रदेश के टॉप 5 जिलों में शामिल रहा है। करीब 93% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। अब जिला प्रशासन वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने पर जोर दे रहा है। पुनः एक बार सभी को आगाह भी करना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सीकर जिले की जागरूक जनता इस बात को गंभीरता से लेगी कि इसका वैक्सीन का फ़ायदा तभी है जब अपन दोनों डोज लगवाएं। केवल पहली डोज लगवाने से जो हम लोग उम्मीद करते हैं उस प्रकार हमको फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूसरी डोज लगवाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं कहूँगा कि हमारी तरफ से किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। लोग थोड़ा सा जिस तरह से पहली डोज के प्रति आपने जागरूकता दिखाई थी, उसी प्रकार सेकेंड डोज के प्रति भी अब जागरूकता दिखा के इस काम को अपन ख़त्म करें। तो सरहदी बाड़मेर जिले में संभावित तीसरी लहर की आशंका के बाद अब चिकित्सा महकमा अलर्ट मोड पर है। अब चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने यूटीबी आधार पर एएनएम के दस्तावेज सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया है। करीब 233 नई एएनएम की नियुक्ति से जिले भर में चिकित्सा सुविधा को बेहतर करने की सुविधा मिलेगी। इससे दूरस्थ इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं का फायदा मिलेगा। टोटल हम 233 कैंडिडेट को बुलाए और 250 कैंडिडेट की हमने निकाली थी लिस्ट। उसमें 17 कैटेगरी जो एसटी की कैटेगरी नहीं मिलने के कारण हम खाली रह गई। काफ़ी कुछ हम जो हमारे सब सेंटर बिल्कुल खाली है और जब पीएससी खाली है वहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है एएनएम की पहले सबसे पहले उन्हीं को भरेंगे जहाँ बिल्कुल वैकेंट पोस्ट है। मतलब साफ है कि कोरोना के नए वेरिएंट के बाद हर जिले में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। व्यवस्थाओं को जांचा परखा जा रहा है तो वैक्सीनेशन पर एक बार फिर जोर बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। दुनिया को एक बार फिर से डराने के लिए तैयार है कोरोना का नया स्ट्रेन। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए मरुधरा में जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ा दी गई है। एसएमएस कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी विभाग में प्रदेश से आए सभी सैंपल की जांच कर खतरनाक वेरिएंट को पहचानने की कोशिश की जा रही है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे होती है सीक्वेंसिंग और कोरोना से जंग के लिए क्यों ये जरूरी है। ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट पर मरुधरा। जीनोम सीक्वेंसिंग से शिकंजे में आएगा ओमिक्रॉन। मॉनिटरिंग करनी जरूरी है, इसीलिए राजस्थान सरकार बिल्कुल अलर्ट है और डेली अपडेट्स हमसे लेती है कि कितने सैंपल रिसीव हुए, क्या सीक्वेंसिंग हुई और हम उसकी सीक्वेंसिंग के लिए उनको जवाब देते हैं। हमारा खर्चा करीब 8 से 10 हज़ार के करीब आता है पर सैंपल। प्रदेश में कोरोना मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। इस बीच कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। कोरोना स्ट्रेन को पहचानने की आधुनिक तकनीक यानी जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए मरुधरा कोरोना से लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। जून से ही प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत हुई। प्रदेश के हर जिले के सैंपल की एसएमएस मेडिकल कॉलेज की लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। सीक्वेंसिंग के रिजल्ट्स दे चुके हैं हम राजस्थान सरकार को और ये डेली हमारा प्रोसेस चालू रहता है। इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स रहते हैं सीक्वेंसिंग के लिए। सैंपल रिसीव होता है, उसके लिए पहले हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, देखते हैं कि वो पीसीआर में अगर सीटी वैल्यू 30 से कम होती है तो ही वो आगे बढ़ता है। उसकी आरएनए की फिर क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करी जाती है, क्वांटिटी एडिक्वेट होती है तो ही वो सीक्वेंसिंग के लिए हम आगे प्रोसेस करते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग की एक लंबी और काफी महंगी प्रक्रिया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज लैब में अब तक 750 से अधिक सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है, जिसके मुताबिक दुनिया में मिलने वाले कोरोना के लगभग सभी स्ट्रेन किसी न किसी रूप में मरुधरा तक पहुंचे हैं। तो हमारे जनवरी फरवरी में हमने देखा कि अल्फा के हमारे यहाँ केसेस पाए गए काफ़ी सारे। फिर उसके बाद कुछ केसेस कापा के भी पाए गए, पर कापा जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, कापा वेरिएंट ऑफ
कंसर्न नहीं है, पर उसके भी कुछ केसेस हैं। और फिर जो सेकेंड वेव आई अप्रैल में जून में, उसमें मेनली डेल्टा अपन ने देखा ना, 88% अपने डेल्टा आए राजस्थान में। हालांकि एक्सपर्ट की माने तो ओमिक्रॉन काफी तेजी से भले ही फैलता है, लेकिन ये डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कम खतरनाक है। ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आ रहा है बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका वगैरह में, उसमें ये देखा गया है कि वो डेल्टा से भी 1.9 टाइम ज़्यादा वो स्प्रेड करता है। तो अभी लेकिन और इम्यून एस्केप भी करता है, यानी कि वैक्सीनेटेड पीपल में भी होता है, पर सीरियसनेस ऑफ इलनेस का इतना उसका नहीं देखा गया है। दुनिया भर में जीनोम सीक्वेंसिंग कोरोना वेरिएंट की अब तक की सबसे कारगर तकनीक है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की लैब को इस जांच के लिए तैयार किया गया है। माना जाता है कि नए वेरिएंट की जितनी जल्दी पहचान होगी, उतना जल्दी ही एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं। डेल्टा के केस में इसमें चूक हुई थी, जिसका खामियाजा सभी ने भुगता। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और महिला टीचर का पैदल मार्च, बीकानेर से जयपुर तक ये पैदल मार्च निकल रहा है। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पैदल निकली है टीचर, बच्चों के साथ पैदल ही जयपुर जा रही है। बीकानेर के कोलायत की रहने वाली टीचर बदसलूकी मामले में न्याय की गुहार लगाई जा रही है। प्रधानाध्यापक पर बदसलूकी का आरोप है। जयपुर में सीएम से इंसाफ की गुहार लगाई जाएगी। हमारे जो प्रधानाध्यापक है उसने पहले तो फर्जी हस्ताक्षर कराए 50 दिन के बैकडेट में उसको ज्वाइन कराया, और जिस रजिस्टर में उन्होंने साइन कराए तो चार्ज मेरे पास था। मैंने उनको कहा रजिस्टर दो, तो उन्होंने मुझे धक्का दिया तो मेरे सिर पे चोट लगी। फिर इसकी सूचना मैंने विभाग में सारी जगह दी थी। आज दिनांक तक 45 दिन हम वहाँ आमरण अनशन पे बैठी रही, मैं भूख हड़ताल पे, और इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। ना तो डायरेक्टर साहब ने, ना कलेक्टर साहब ने, किसी ने, ना एसपी सर ने जो एफआईआर लॉन्च करी उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। रोज उनको लेटर देके अवगत कराते थे हम, परंतु आज दिनांक तक उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है। इसलिए हमें मजबूर होकर मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक जी गहलोत से के पास अपने न्याय के लिए वहाँ जा रहे हैं। और संदीप हुड्डा संवाददाता सीकर हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, ये अपने आप में एक अनूठा मामला है। हालांकि इस तरह की शिकायत पर जो शिक्षा विभाग है वो एक्शन लेता है, लेकिन एक महिला टीचर का बीकानेर से जयपुर की तरफ प्रस्थान करना, क्या अभी तक शिक्षा विभाग के किसी भी अधिकारी ने इनसे संपर्क साधने की कोशिश की है? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, मैं बताना चाहता हूं कि ये महिला का ये कहना है कि जो शिक्षा विभाग के अधिकारी, सुनना तो दूर की बात है, वो लगातार इनके जो दफ्तर हैं उनमें चक्कर काट चुकी, कहीं सुनवाई नहीं हुई। इसके साथ साथ जो थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था, बाकायदा जो स्कूल में जो व्यवहार किया गया, स्कूल में जो फर्जीवाड़ा किया गया, उसको लेकर के पूरा एक पेनड्राइव पुलिस को सौंपा था, लेकिन उसको भी जो है पुलिस ने जांच में शामिल नहीं किया। और आखिरकार जब करीब 30 से 35 दिन तक अनशन किया महिला ने, उसके बाद में जो है वो जयपुर के रवाना हुई है कि कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आखिरकार सीएम से मिलकर जो है वो अपनी बात बताएंगी। जी संदीप, टीचर का चलना समझ में आता है बीकानेर से जयपुर के लिए, लेकिन तस्वीरों में नजर आ रहा है बहुत छोटे बच्चे उनके साथ में हैं। लगभग 400 किलोमीटर का ये सफर कहा जा सकता है बाई रोड। ऐसे में कोई मदद के लिए आगे आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए वो इनका ये कहना है कि जो बच्चे और पूरा परिवार है उनको साथ लेके जाना जरूरी है, क्योंकि घर पे जो है बच्चों को रखने वाला कोई नहीं था। एक जो महिला साथ में, वो दूसरी महिला है, उनके साथ भी बदतमीजी की गई है। तो ये दोनों महिला और जो सरकारी अध्यापिका है उनके पति, ये बस इतने ही लोग चल रहे हैं। सहायता करना तो दूर की बात है। इनका ये कहना है कि जो लोग, जो सामने वाला पक्ष है, जो इनके प्रधानाध्यापक का पक्ष है, उन्होंने बार बार धमकी भी दी है और कई बार ये भी कहा कि रास्ते में भी इनके साथ कोई घटना कारित कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जो है लगातार चले जा रहे हैं और जल्दी आज या कल में जो है जयपुर पहुंच सकते हैं। संदीप, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और राजधानी में आज एक बड़ी सियासी खबर आ सकती है। संसदीय सचिवों या राजनीतिक नियुक्तियों की आज घोषणा हो सकती है। आज शाम तक सूची आने की संभावना है।
अजय माकन कुछ देर में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री निवास। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मंत्रणा करेंगे। अभी होटल में पीसीसी चीफ डोटासरा माकन से मिलने पहुंचे। नियुक्तियों के नामों को लेकर चर्चा चल रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची भी आज रात तक आने की संभावना है। तो जिस घड़ी का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, बार बार सवाल पूछे जा रहे थे कि ये राजनीतिक नियुक्तियां कब होंगी, तो आज एक बड़ी सियासी खबर सरकार से मिल सकती है। किन किन नामों को आज राजनीतिक नियुक्तियां दी जाएगी। इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार किया ही जा चुका है और अब राजनीतिक नियुक्तियों की बारी है। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में 15 दिसंबर से फिर मंत्री दरबार लगेगा। सप्ताह के 3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को अलग अलग विभागों के मंत्री आम लोगों की सुनवाई करेंगे। हर एक दिन 2 मंत्री पीसीसी में बैठकर जन सुनवाई करेंगे, जिसकी एक दिन पहले सूचना पीसीसी से जारी की जाएगी। आज पीसीसी में हुई बैठक में इस मसले पर भी चर्चा हुई और मुख्यमंत्री ने भी मंत्रियों की जन सुनवाई पर अपनी मंजूरी दे दी। सोम, मंगल, बुध मंत्री 2 मंत्री प्रतिदिन पीसीसी में रहेंगे। शेष मंत्री अपने घरों में सुनवाई करेंगे। और सोम, मध्य, बुध को अगर कोई मंत्री किन्हीं कारणों से नहीं रह रहा है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सूचित करेगा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भी पहले सूचित करेगा। हम पीसीसी से पहले दिन ये सूचना मीडिया को देंगे कि आज ये मंत्री आ रहे हैं और आज इस विषय के ऊपर सुनवाई करेंगे। और हम रूटीन में एक सेल बना करके जो रोजाना दरखास्त लेके आ रहे हैं, उस दिन नहीं आ सकता लेकिन पहले आ गया, उनको भी छंटनी करके विभाग वाइज उस मंत्री को सौंपेंगे और उसका हम फॉलोअप लेंगे कि कितनी जन सुनवाई आपने की और कितनी जन सुनवाई में आपने क्या क्या इसकी सुनवाई का समस्या का समाधान किया। कैटरीना और विकी कौशल के शादी समारोह में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में मेहमान आने वाले हैं। साथ ही समारोह की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जिनके रहने के लिए बरवाड़ा कस्बे में ही कई धर्मशालाएं और होटल्स बुक किए गए हैं। और अब बात जैसलमेर के बॉर्डर टूरिज्म की। नीति आयोग ने भारत पाकिस्तान सरहद पर बॉर्डर टूरिज्म को मंजूरी दे दी है। अब तनोट, लोंगेवाला, बबलियान सर्किट पर देसी विदेशी सैलानियों को जाने की इजाजत होगी, जिससे जैसलमेर टूरिज्म के नए स्पॉट के रूप में विकसित हो सकेगा। जैसलमेर में दिखेगा बॉर्डर टूरिज्म का रंग। टूरिज्म को लेकर सबसे पहला तो धन्यवाद न्यूज 18 और जिला प्रशासन जैसलमेर और बीएसएफ को देंगे, क्योंकि इन तीनों की पहल से ये सार्थक हो पाया है। और अब हम पर्यटक व्यवसाय ये समझते हैं कि इससे जो है पर्यटन व्यवसाय को नया आयाम मिलेगा। तनोट, लोंगोवाला, बबलियान सर्किट को मंजूरी। सीमा पर्यटन की परिकल्पना मुख्य रूप से 2 उद्देश्यों को सामने रखकर की गई। नंबर 1, देश के अंदरूनी हिस्सों में रहने वाले लोगों को देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ जोड़ना। और नंबर 2, जिन विषम परिस्थितियों के अंदर सीमा सुरक्षा बल के जवान अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, उन परिस्थितियों से देशवासियों को रूबरू करना। न सिर्फ बॉर्डर के इलाके, टूरिस्ट कारोबार से जुड़े लोग, बल्कि भारत पाकिस्तान सरहद के बारे में जानने को उत्साहित पर्यटकों के लिए भी ये बड़ी सौगात है। जैसलमेर जिला प्रशासन की ओर से बनाए गए प्रोजेक्ट पर नीति आयोग ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हमने डिस्ट्रिक्ट से ही बॉर्डर टूरिज्म प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बना करके भेजा था। एंड देन नीति आयोग ने हमें जो उसके वेरियस कंपोनेंट्स थे उसके बारे में चर्चा के लिए प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैंने और हमारी पूरी टीम ने मिलकर के एक प्रेजेंटेशन दी थी श्री अमिताभ कांत CEO नीति आयोग के समक्ष। और
पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठी थी, तो उसमें जो पॉइंट्स निकल करके आए डिस्कशन के उपरांत, उनको प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आया और नीति आयोग के फाइनली अप्रूव मिनट्स आज हमें प्राप्त हो गए हैं। जिला प्रशासन ने मरु महोत्सव से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट हम जो आगामी मरु महोत्सव। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।